हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, हमने DSSB के लिए पॉलिटी के क्वेश्चन की सीरीज़ चला रखी है, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पर हम क्वेश्चन डील करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं अलग अलग टॉपिक पर। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो है आर्टिकल्स। हम अनुच्छेद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आर्टिकल्स के ऊपर। जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल स्टडी विद राहुल सागर पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर मैंने उस वीडियो में बात की है। अब जाकर के उस वीडियो को देखोगे तो आपको हर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एक छोटा छोटा सा ओवरव्यू के तहत मतलब उसके साथ छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन भी उसी संविधान के अनुच्छेद से जुड़ा हुआ वहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी वीडियो हमारे संविधान के अनुच्छेदों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। देखिए, हल्का सा जूम कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 378 अनुच्छेद या 7 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर बी है 390 अनुच्छेद या 7 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। तो हमारा ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंतिम रूप से पारित संविधान मीन्स जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस समय में हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने आर्टिकल्स थे और कितने शेड्यूल्स थे। ठीक है, तो उस समय पर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। कितने? 395 अनुच्छेद मीन्स 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में आर्टिकल्स 440 प्लस हैं। ठीक है, और बात करें हम अनुसूचियों की तो अनुसूचियां हैं हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत 12। कितनी है? 12। इनसे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अलग से, और वहाँ पर बताया गया है कि कौन सी अनुसूची के अंतर्गत किस चीज़ से रिलेटेड प्रावधान है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। मीन्स की 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, क्योंकि इसमें ये पूछ रहा है कि जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था, कब बन करके तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या पारित किया गया था। ठीक है, लेकिन लागू करने की अगर डेट पूछ ली जाए आपसे तो लागू करने की डेट है उसकी 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? कितने हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ठीक है, ये गणना की दृष्टि से पूछ रहा है क्योंकि 395 अनुच्छेद वो गणना की दृष्टि से है। अगर हम वैसे ओवरऑल पता करें तो 440 प्लस ही आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान के अंतर्गत प्रेजेंट में। ठीक है, और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? देखिए इस क्वेश्चन में ना ये एक डाउट है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसमें आंसर है। बट देखिए अगर आपसे प्रेजेंट में आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि एग्जैक्ट संख्या क्या है आर्टिकल्स की। संख्या में क्या देगा कि क्या 300 से 400 के बीच में है या फिर 400 से 400 प्लस है, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है आपसे। तो आपको 400 प्लस करना है। ठीक है, अगर प्रेजेंट में आर्टिकल्स की संख्या के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है, देखिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो मैंने आपको जो पहले आर्टिकल्स बताए थे जिनमें मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर कराया था, तो मैंने उसमें बताया था आर्टिकल 1, 2 और 3 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि हमारा आर्टिकल 1 जो है वो कहता है, क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मीन्स अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो इंडिया जो कि भारत है और ये एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, क्या है? तो राज्यों का संघ
कहने की बात करता है, जिसकी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में है, मीन्स अगर कोई नया राज्य का गठन होता है तो आर्टिकल 2 उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत बाउंड्रीज या फिर नेम वगैरह जो चेंजेस होते हैं वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, स्टेट्स की। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या है, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो क्या है? राज्यों का संघ बताया गया है, ना परिसंघ है ना महासंघ लिखा हुआ है और ना ही परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ। ठीक है, तो क्या है? इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? मैंने आपको बताया था कि भाग 1, 2 भाग से रिलेटेड भी मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, अगर वो नहीं देखे तो वो उसे भी जा करके आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। देखिए क्या है, जो हमारा भाग 1 है, क्या हमारा जो संविधान का भाग 1 है उसमें संघ व उसका राज्य क्षेत्र से रिलेटेड बात की गई है। ठीक है, लेकिन अगर हम आर्टिकल की बात करें तो उसमें आर्टिकल 1, 2, 4 आते हैं। क्या हमारे भाग भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट में क्या आता है? आर्टिकल 1 to 4 तक आते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर बात करें हम भाग 2 की तो वो बात करता है सिटीजनशिप से, मीन्स नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान उसी के अंतर्गत रखे गए हैं। और आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 5 to 11, क्या आर्टिकल 5 to 11 हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में रखे गए हैं, जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधानों को रखा गया है। ठीक है, देखिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? इसमें बोल रहा है कि किस में हमारे फंडामेंटल राइट्स शामिल किए गए हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है भाग 1 में क्या है? संघ व उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे भाग में क्या है? देखिए अगर आपको आर्टिकल्स याद करने हैं तो आपको भागों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि भागों के अंतर्गत जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं उनसे पता लग जाएगा, एक आपको आइडिया लग जाता है कि किस भाग के अंतर्गत, मीन्स किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक किस चीज़ से रिलेटेड प्रावधान किए गए। जैसे मैंने आपको बताया कि संघ व राज्य उसका क्षेत्र जो है उसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है। ठीक है, सिटीजनशिप में क्या है? 5 से लेकर के 11 तक सारे प्रावधान वो नागरिकता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे हम कि भाग जो 3 हमारा बात करता है वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के ऊपर बात करता है, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट को शामिल किया गया है। ठीक है, किसको शामिल किया गया है? हमारे फंडामेंटल राइट को शामिल किया गया है, जिसमें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में यही चीज़ पूछ रहा है कि किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। क्या है? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, और जो किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे भाग 3 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है कि राज्य शब्द में क्या क्या शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार को शामिल किया जाएगा, राज्य की विधायिकाओं को, और जो अन्य अथॉरिटीज़ होती हैं राज्य वगैरह की, तो उसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, 12, 13 ये मैंने अलग से वीडियो बना चुका हूँ मैं इनके ऊपर। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 16 है। क्या है? आर्टिकल 16 है। इसमें कह रहा है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज में कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार को ऐसा कौन सा आर्टिकल है, ऐसा कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में जो कमज़ोर वर्ग है उनको आरक्षण प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता है। किसको? केंद्र सरकार को। तो वो हमारा आर्टिकल 16 है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 14 की। तो अनुच्छेद 14 के
जो अनुच्छेद जो 14 जुड़ा हुआ है हमारे भारतीय संविधान का, उसमें समानता से रिलेटेड अधिकार है। ठीक है, किससे? समानता से रिलेटेड अधिकार है 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है, मैंने आपको बताया कि किसमें शामिल है, ये फंडामेंटल राइट में शामिल है। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? समानता की बात करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अनुच्छेद 17 लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद जो 17 है मीन्स आर्टिकल 17 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? अस्पृश्यता का अंत, मीन्स की अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, आर्टिकल 23 की बात करें तो इसमें क्या है? बेगार प्रथा क्या है? आर्टिकल 23 के अंतर्गत बेगार प्रथा प्लस मानव अंगों की जो तस्करी है ये उस पर रोक की व्यवस्था करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 23। ठीक है, मैंने आपको बता दिए सारे। आर्टिकल 14 समानता से रिलेटेड, आर्टिकल 16 केंद्र सरकार को अधिकार है कि जो कमजोर वर्ग है उनको शैक्षणिक तथा ये जो नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में उनको आरक्षण प्रदान कर सके, ये अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 16 केंद्र सरकार को। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उसके बाद आर्टिकल जो 23 है बेगार प्रथा प्लस मानव अंगों की तस्करी पर रोक। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि अस्पृश्यता का अंत ये आर्टिकल 17 करता है। तो आर्टिकल 17 है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए भाग भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भाग हमारे 12 हैं, जिसमें अगर हम भाग पहले की बात करें तो संघ तथा संघ राज्य उसका क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, भाग सेकंड की बात करें तो उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भाग थर्ड की बात करें तो फंडामेंटल राइट भाग थर्ड में दिए गए हैं। भाग फोर्थ की बात करें तो इसमें डीपीएससी से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद अगर हम भाग 4 की बात करें, क्या भाग 4 की बात करें तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया है। आर्टिकल जुड़ जाता है इनसे रिलेटेड 51 ठीक है, उसके बाद हमारा भाग 5 है संघ सरकार से रिलेटेड, भाग 6 है राज्य सरकारों से रिलेटेड, भाग 7 है एक सेकेंड, भाग 7 को हटा दिया गया था, सॉरी हाँ भाग 7 को हटा दिया गया था। ठीक है, और जो ये किससे जुड़ा, ये आर्टिकल कौन सा था? 238। ठीक है ना, 238। उसके बाद जो हमारा भाग 8 है वो यूटी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो भाग 9 है वो पंचायतों से जुड़ा हुआ है, और भाग 10 है वो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और जो भाग 11 है वो बात करता है संघ और राज्य के मध्य संबंधों की, फेडरलिज्म की, और भाग 12 है वो वित्त संपत्ति की बात करता है, वित्त संपत्ति संविदा और वाद विवाद। जो हमारे भाग हैं कितने हैं मैंने आपको आई थिंक मैं गलत बोल गया हूँ शुरू में कि 12 भाग हैं, 25 भाग हैं। फिलहाल प्रेजेंट में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं, और जब मूल संविधान बन करके तैयार हुआ था तो उस टाइम पर कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हमने बता दिया आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? देखिए अगर आप भाग के थ्रू याद करोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक किससे रिलेटेड प्रावधान है। जैसे अगर हम 52 राष्ट्रपति के पद की बात करें तो राष्ट्रपति का जो पद है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक है। ठीक है, आर्टिकल 52 की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स हैं, सेकेंड नहीं इसको आगे ही बताया जाएगा। अगर मैं वैसे बताऊँ एक छोटा मोटा आइडिया दूँ तो आर्टिकल 52 जुड़ा हुआ है राष्ट्रपति से। ठीक है, वो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 52 इसकी बात करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो क्या है ये 57 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पूछा गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता कौन सा आर्टिकल निर्धारित करता है, तो वो आर्टिकल नंबर 57 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 57 आर्टिकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 52 की, तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। फिर उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 55 है वो कहता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है उसको आर्टिकल 55 के अंतर्गत रखा गया है। जो किससे रिलेटेड है, किस विधि के तौर पर होता है, वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, तो क्या है हमारा जो
आर्टिकल 55 है वो राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आंसर इसका यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 57। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? क्या है? जो फ्रीडम से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो किसके अंतर्गत रखे गए हैं? आर्टिकल 19, क्या आर्टिकल 19 में रखे गए। तो इसमें फ्रीडम से रिलेटेड ही फंडामेंटल राइट के बारे में पूछ रहा है, तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत रखा गया है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे आप देख रहे होंगे आर्टिकल 21 भी दिया गया है। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें तो इसमें है राइट टू लाइफ। क्या है? राइट टू लाइफ। अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो वो है आर्टिकल 19। स्वतंत्रता की बात आ जाए तो वहाँ पर आर्टिकल 19 ही जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम आर्टिकल 90 की बात करें तो ये स्वतंत्रता की बात करता है, और आर्टिकल 19(1) की बात करें, सबसेक्शन 1 की बात करें तो उसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, उसको परिभाषित किया गया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये किसके अंतर्गत आएगा? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट ही है हमारा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं। किससे जुड़ा हुआ है वो बच्चों के शोषण से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे आप आर्टिकल 70 अस्पृश्यता का अंत से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता की बात करता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 23 की तो इसमें क्या है? बेगार प्रथा व मानव तस्करी पर रोक। जो आर्टिकल 24 है, क्या आर्टिकल 24 है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। क्या मीन्स बच्चों के शोषण के जो अधिकार हैं उनसे रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 24। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो वो व्यवस्था की गई है आर्टिकल नंबर 29 में। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। बाकी के आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 32 आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा ही जाता है। आर्टिकल 32 की बात करें, इसका जो आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था कौन सा आर्टिकल करता है? तो आर्टिकल 29 है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि आर्टिकल 32 के बारे में इसमें पूछा गया है। आर्टिकल 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस आर्टिकल को जो हमारा आर्टिकल 32 है, इस आर्टिकल को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि ये आर्टिकल जो 32 है वो हमें ऐसी व्यवस्था प्रदान करता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम सीधे कहाँ पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, और उससे उसी संबंध में 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट रिट भी जारी करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 32। आर्टिकल 19 फ्रीडम से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, इक्वेलिटी की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आर्टिकल 74, आर्टिकल 61, आर्टिकल 55 या फिर आर्टिकल 32। मैंने अभी आपको बताया कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो सीधे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 32, जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 नहीं है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं मीन्स DPSP जो है वो 36 से 51 तक जुड़े हुए हैं। क्या? DPSP। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोल दिया जाता है। तो 12 से 35 क्या बताया मैंने आपको? फंडामेंटल राइट। ठीक है, उसके बाद जो DPSP है वो हमारे आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो आर्टिकल 51 के अंतर्गत रखे गए। और भाग की बात करें तो भाग 4 क्या है? क्या है? भाग 4 क्या है? ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो अनुच्छेद है हमारा 39। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 39।
अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? आर्टिकल नंबर 51, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 37 और फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 40। तो आर्टिकल नंबर जो 14 है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 40, ठीक है, आर्टिकल नंबर 40 मैंने अभी आपको बता दिया। आर्टिकल 51 की बात करें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? आर्टिकल नंबर जो 51 है वो बात करता है विदेश नीति की, मीन्स इंटरनेशनल पीस वगैरह, जो इंटरनेशनल पीस से जुड़ा हुआ जो मामला है वो आर्टिकल 51 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको आर्टिकल 32 भी बता दिया, किससे जुड़ा हुआ है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी कहा जाता है इंग्लिश में। 37 की बात करें तो ये डीपीएसपी जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये चीज़ समझ लीजिए, ये जो आर्टिकल नंबर जो 37 है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसका क्या मतलब है? जो डीपीएसपी होते हैं हमारे, उनको हम सपोज दैट मैंने अभी आपको बताया कि फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है आपका, तो आप सीधे कहाँ पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। उनके लिए अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रेट जारी कर सकता है उनको उसी तरीके से लागू करने के लिए जैसे वो पहले थे, ठीक है। तो हम बात करें डीपीएसपी की, अगर आपके डीपीएसपी से रिलेट क्या मामला है, वो न्यायालय में उनके लिए बाध्य नहीं कर सकते, मतलब न्यायालय में आप नहीं जा सकते डीपीएसपी को लागू कराने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 37 जो डीपीएसपी हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में नहीं जा सकते एक तरीके से, अगर उनका वॉल्यूशन होता है तो। सीधी सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य मैंने अभी बताया था आपको, किस में जोड़ा गया है? 51 कै में। किस में? 51 कै में, या फिर इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 51A भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। 51 मैंने अभी बताया है कि क्या है, भारत की विदेशी नीति या फिर इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 51 है, ठीक है। चलिए 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे हम देखें, देखिए 2 आर्टिकल और देख लीजिए। आर्टिकल 44 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। किससे? आर्टिकल 44 जो है किससे जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। और 47 की बात करें तो 47 क्या कहता है? राइट टू न्यूट्रिशन। क्या है? राइट टू न्यूट्रिशन मीन्स पोषण का अधिकार। किस में है? आर्टिकल नंबर 47 के अंतर्गत, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पर जाने से पहले हम ना कुछ आर्टिकल से जैसे 51 से लेकर के 61 तक इनको देख लेते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि आर्टिकल जो 51 है वो किससे जुड़ा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय शांति से जुड़ा हुआ है, मीन्स हम भारत की विदेश नीति भी बोल सकते हैं, इसी में शामिल है भारत की विदेश नीति, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 51A है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया है, ठीक है, जिसको बाद में संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। उसके बाद हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मैंने पहले बता दिया है कि जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसी के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। कितनी ड्यूटीज़ थी वो? 10। कितनी थी? 10। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में कितनी है? वो है प्रेजेंट में है 11, ठीक है। तो 52 की बात करें, जो हमारा आर्टिकल 52 है, एक साथ 52 से लेकर के जो 61 तक आर्टिकल है वो राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। आप ना एक सीक्वेंस में लगा लीजिए, जो चीज़ें हैं जैसे राष्ट्रपति से जुड़े हुए आर्टिकल एक तरफ रख लीजिए, उनको याद कीजिए। फिर उसके बाद जैसे आपने देखा होगा 79 और 80 और 81 जो है वो संसद, राज्यसभा, लोकसभा से जुड़ा हुआ, तो उनको एक साथ रख लीजिए। तो इस तरीके से पैटर्न बना करके आप याद करोगे आर्टिकल्स को तो आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 52 है वो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। किससे? राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है।
उसके बाद हम बात करें जो हमारा 53 है, आर्टिकल 53 बात करता है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। ठीक है, किसमें है? आर्टिकल 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम 54 की बात करें, आर्टिकल नंबर 54 की बात करें तो उसमें निर्वाचन मंडल के द्वारा, किसका? राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा। उसके बाद जो निर्वाचन विधि है वो किस में है? 55 में राष्ट्रपति की है। ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन आर्टिकल नंबर 56 में, किसमें? आर्टिकल नंबर 56 में। आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा होगा, 56। आर्टिकल नंबर 57 की बात करें इसमें पुनर्निर्वाचन की योग्यता जो है उसका वर्णन किया गया 57 में। ठीक है, ये उसके बाद 58 जो है योग्यता व अर्हताएँ जो है, राष्ट्रपति की जो योग्यताएं एवं अर्हताएँ हैं वो 58 नंबर वाले आर्टिकल में दिए गए हैं। ठीक है, 59 की बात करें तो इससे रिलेटेड शर्तें दी गई हैं, किसमें? राष्ट्रपति की जो शर्तें हैं वो है। उसके बाद जो 60 है उसमें शपथ से रिलेटेड प्रावधान है, किसमें? शपथ से रिलेटेड जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 60 में है। और वहीं पर बात करें 61 की, तो 61 बात करता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की, किसकी? राष्ट्रपति पर महाभियोग, मीन्स इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 61। ठीक है, चलिए ये हो गए आर्टिकल्स। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारों के द्वारा करेगा। तो क्या है? आर्टिकल 51 विदेश नीति, आर्टिकल 52 राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। तो ये ही पूछ रहा है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन हमारे आर्टिकल नंबर 53 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, 54 की बात करें तो इसमें निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव होगा राष्ट्रपति का। ठीक है, तो ये चीज़ लिखी गई है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मीन्स आर्टिकल नंबर 53। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 61। इसका ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 61। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति किसके अंतर्गत है? 63 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 63। और जो हमारा राष्ट्रपति का जो पद है वो किसके अंतर्गत है? वो है आर्टिकल नंबर 52। ठीक है, यहाँ पर कुछ और पद हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर जो 76 है, आर्टिकल नंबर जो 76 है वो क्या बात करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। किसकी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो आर्टिकल नंबर 76 के ऊपर बात कर रहा है। तो आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत क्या रखा गया है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, जिसे हिंदी में महान्यायवादी बोल दिया जाता है। और ये महान्यायवादी कौन होता है? ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। ठीक है, तो क्या है ये? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस में दिया गया है? 76 के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 148, आर्टिकल नंबर जो 148 है उसमें CAG क्या है? CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो आर्टिकल नंबर 148 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, उसी के बाद हम बात करें 165, आर्टिकल नंबर जो 165 है तो उसके अंतर्गत रखा गया है एडवोकेट जनरल को।
ठीक है। देखिए इन तीनों को एक साथ मिला करके याद कर सकते हैं आप, या फिर इन पांचों को मिला लीजिए। जैसे हमारा प्रेसिडेंट जो है किस नंबर आर्टिकल के अंतर्गत आता है, वो आते हैं 52 के अंतर्गत, ठीक है। तो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ आर्टिकल कौन सा है, 52। और जो हमारा आर्टिकल नंबर 63 है वो उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। AGI मीन्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ आर्टिकल हमारा 76 है। और उसके बाद जो हमारा आर्टिकल नंबर 148 है वो CAG से जुड़ा हुआ है, मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हिंदी में बोल दिया जाता है। और CGA की बात करें, कंट्रोलर जनरल अकाउंट की बात करें, तो उसका संविधान में उल्लेख नहीं है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने के लिए कि कंट्रोलर जनरल अकाउंट जो होता है उसका संविधान में उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है, ठीक है। किस किस का उल्लेख है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का है, और फिर प्लस एडवोकेट जनरल का है। एडवोकेट जनरल का जो आर्टिकल है वो है 165, मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है। और वहीं पर बात करें हम, जो हमारा आर्टिकल ये जो एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल कौन होता है, वो राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, ठीक है। तो क्या है, अटॉर्नी जनरल ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, और जो हमारा आर्टिकल नंबर 165 के अंतर्गत जो एडवोकेट जनरल आता है वो राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, ठीक है। चलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी एक साथ मैंने आपको बता दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो ये आर्टिकल नंबर 75 बोलता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। वो क्या है, आर्टिकल नंबर 75 ये वही चीज़ पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है कि आर्टिकल 75 के बारे में ही। तो आर्टिकल नंबर 75 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है उसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर सी मीन्स आर्टिकल नंबर 75 हो जाएगा। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है उसका आंसर भी आर्टिकल नंबर 75 ही हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है। महान्यायवादी मीन्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फिर प्लस किसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो सबसे बड़ा वकील होता है, वो किस आर्टिकल के तहत रखा गया है। तो आर्टिकल नंबर 76, आर्टिकल नंबर 76 मीन्स अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो वो है हमारा आर्टिकल नंबर 85। क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच, संसद के जो 2 अधिवेशन है उनके बीच मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड होना चाहिए, 6 महीने, ठीक है। इस टाइम पीरियड के दौरान क्या है, संसद का अधिवेशन होना चाहिए। और इस बात को कौन उल्लेख करता है, वो करता है आर्टिकल नंबर 85। क्या है इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। क्या राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो किसके अंतर्गत आती है, वो है आर्टिकल नंबर 85, ठीक है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो 108 सबसेक्शन सी के अंतर्गत रखा गया है आर्टिकल के तहत। तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, 108 सबसेक्शन सी के अंतर्गत जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड प्रावधान है। और अब तक जॉइंट सिटिंग जो है, संयुक्त बैठक जो है वो कितनी बार हो चुकी है, 3 बार हो चुकी है। कितनी बार, ये 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं। तो क्या है, ऑप्शन नंबर जो बी है वही इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि संयुक्त अधिवेशन से जुड़ा हुआ आर्टिकल नंबर 108 सबसेक्शन सी ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो मनी बिल को 110 में शामिल किया गया है। किसमें, 110 में मनी बिल को धन विधेयक को शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा,
देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 112, आर्टिकल नंबर 146, आर्टिकल नंबर 148 या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त सभी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें संचित निधियों का जो वर्णन है वो आर्टिकल नंबर 112, आर्टिकल नंबर 146 और आर्टिकल नंबर 148 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रदान करता है? मीन्स राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किस आर्टिकल के तहत लिखी गई है? तो वो है आर्टिकल नंबर हमारा 123। क्या है? आर्टिकल नंबर 123। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम जोड़ दें राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, क्या राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 213 के अंतर्गत रखी गई है, आर्टिकल नंबर 213 के अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 123 जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश, और आप देख सकते हैं कि राज्यपाल क्या है 213। ठीक है, तो इनका मैच कर लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो आर्टिकल नंबर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, हाँ, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जो महाभियोग चलाने का प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 124। और हम बात करें किसकी? राष्ट्रपति पर महाभियोग की। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, किस पर? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की व्यवस्था है वो किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल नंबर 61 में। ठीक है, आप इसे भी जोड़ करके याद कर सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 124 के। ठीक है, वहीं पर प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग की बात करें तो वो उसकी व्यवस्था करता है हमारा आर्टिकल नंबर 61। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो वो परामर्श ले सकता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 143, 143वें अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति है वो किससे ले सकता है सलाह? न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है वो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो वो है आर्टिकल नंबर 137 के अंतर्गत। मीन्स अगर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई फैसला सुना दिया जाता है तो उसका रिव्यू करने के लिए रिव्यू कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय ही। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत ये बात लिखी गई है? आर्टिकल नंबर 137 के तहत। ठीक है, चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 जो है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय मीन्स सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो क्या है ये? आर्टिकल नंबर जो 141 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 37 हो गए। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। थोड़ी पीडीएफ में दिक्कत है बट ये समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है आर्टिकल 32। क्या है? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है। ठीक है, तो किसके तहत? न्यायिक समीक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन के लिए जो शक्ति प्रदान करता है वो आर्टिकल 32 करता है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो कहाँ पर जा सकते हैं आप? सीधा सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 39 है वो कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ और जिला न्यायालय का जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर किसमें? आर्टिकल नंबर 233 में। किसमें? आर्टिकल नंबर 233 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 40 है वो कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद
राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245 या फिर अनुच्छेद 326। तो अनुच्छेद 245 जो है वो इस चीज़ के लिए अलाउ करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो किसके तहत है? आर्टिकल नंबर 48 के तहत। देखिए अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या है, मैंने आपको 3 लिस्ट बताई थी पहले वीडियोस में कि 3 लिस्ट होती हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट जिसमें जो विषय आते हैं, जिसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास, ठीक है। उसके बाद एक सूची होती है राज्य सरकार की, जिसमें जो विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य सरकार का, ठीक है। उसके साथ साथ एक तीसरी और अनुसूची है, वो है समवर्ती सूची। कौन सी है? कॉनकरेंट लिस्ट, जिसमें राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाती है, ठीक है। और वहीं पर बात करें ऐसे कानून ऐसे विषय जिनको ना तो यूनियन लिस्ट में रखा गया है और ना ही राज्य की सूची में रखा गया है, स्टेट लिस्ट में, ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में और ना ही कॉनकरेंट लिस्ट में। तो ऐसे विषयों के ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास, ठीक है। और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? और इसी शक्ति को केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्ति बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 248 के अंतर्गत इस चीज़ को लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि राज्यों के द्वारा अगर प्रार्थना की जाए, अगर अपील की जाए ऐसी कि वो भारत की जो संसद है उन राज्यों के लिए कानून बनाए, तो ऐसा प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है? आर्टिकल नंबर 252 सबसेक्शन सी, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 252 सबसेक्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जो कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने मीन्स कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो है हमारा आर्टिकल नंबर 249, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो वो आर्टिकल नंबर 253 के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो आर्टिकल नंबर 256 से लेकर के 263 है। देखिए ये 2-3 जो मैंने आर्टिकल बताए हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से रेयर ही चांस है कि आपसे क्वेश्चन बने। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो 300 प्लस जो आर्टिकल है, 300 के बाद के जो आर्टिकल है उनके ऊपर कल वीडियो आएगी। ये तो केवल हमने 50 क्वेश्चन कराए हैं जो आर्टिकल से जुड़े हुए, हालांकि जो सारा आर्टिकल से जुड़ा हुआ जो मैटर है वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा, लेकिन कल भी वीडियो एक आएगी जिसमें आर्टिकल के ऊपर ही बात होगी, ठीक है। जिसमें जो अदर आर्टिकल्स होंगे, जिसमें हमने यहाँ पर तो 300 के लगभग हमने आर्टिकल्स को कवर कर लिया है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी उसमें भी आर्टिकल हम पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें आई थिंक सारी चीज़ें होंगी, बट जो 300 प्लस होंगे आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो है इसका सही आंसर, आर्टिकल नंबर 256। क्या है? आर्टिकल नंबर 256। क्वेश्चन नंबर 47 है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इंटर स्टेट काउंसिल की अगर हम बात करें तो इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान आर्टिकल नंबर 263 के तहत किया गया है। इंटर स्टेट काउंसिल क्या होती है? जब दो राज्यों के बीच किसी चीज़ को लेकर के विवाद हो जाता है तो उस विवाद को निपटाने का जो काम है वो अंतर्राज्यीय परिषद करती है, ठीक है। इसका गठन किया जाता है जब देखा जाता है कि दो राज्यों के बीच में अगर कोई किसी मुद्दे को लेकर के कोई विवाद बना हुआ है तो तब, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 47 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 48 है, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग मीन्स फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 280
अनुच्छेद नंबर 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार था, संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस आर्टिकल के तहत? ये आर्टिकल नंबर 300 के अंतर्गत रखा गया है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया, जो फंडामेंटल राइट वाली मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि जो संपत्ति का अधिकार था, उस अधिकार को फंडामेंटल राइट से निकाल करके कहाँ पर रख दिया गया? आर्टिकल नंबर 300 के अंतर्गत रख दिया गया, फंडामेंटल राइट से निकाल करके। और अब क्या बना दिया गया है? उसे एक लीगल राइट बना दिया गया है। बट ये क्यों रखा गया था इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था वो 1978 के तहत हुआ था। ये जो सारा काम हुआ था, ठीक है, किसके तहत? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, कौन सा? 44वां, जो 1978 में हुआ था। ठीक है, अब इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकाल करके लीगल राइट क्यों बना दिया गया था? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस संपत्ति के अधिकार को अगर फंडामेंटल राइट रहता तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पर जो लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते थे। मीन्स वो अगर सरकार को किसी ज़मीन की आवश्यकता पड़ती थी, किसी व्यक्ति की ज़मीन की आवश्यकता पड़ती थी किसी डेवलपमेंट के लिए, तो वो सरकार, ये जो आर्टिकल था, ये जो संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था वो उसमें बाधा बनता था, जिससे कि वो संवैधानिक जो डेवलपमेंट था उसमें एक तरीके से बाधा था। अगर सरकार की कोई नीति आती थी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई तो उसमें एक बाधा बनता था। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हटा करके एक लीगल राइट बना दिया गया। आर्टिकल नंबर 300 के अंतर्गत इसको एक लीगल राइट बनाया। ठीक है, अब क्या है, अगर सरकार को किसी की संपत्ति अगर उस पर अधिग्रहण करना हो तो क्या होगा? अब वो अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन वो पहले नहीं कर पाती थी क्योंकि पहले संपत्ति का जो अधिकार था वो एक फंडामेंटल राइट था। और फंडामेंटल राइट के होने की वजह से फंडामेंटल राइट को, क्योंकि उनसे किसी भी परिस्थिति में उन फंडामेंटल राइट से वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, तो इसलिए ये जो डेवलपमेंट वगैरह होती थी, जो सरकार की पॉलिसीज़ वगैरह होती थी, तो उनमें एक बाधा का काम करता था। तो इसलिए इस आर्टिकल को हटा करके, इस संपत्ति के अधिकार को हटा करके मूल अधिकारों से लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 311 मीन्स 311वें अनुच्छेद में। उसके बाद बात करें आर्टिकल नंबर 51 की, क्वेश्चन नंबर 51 की, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 312। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो 311 सबसेक्शन सी के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है जो लास्ट है हमारा क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो वो है आर्टिकल नंबर 350, 315वें आर्टिकल। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ आर्टिकल से जुड़े हुए, जहाँ से बन सकते थे। आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसमें से कुछ टॉपिक्स होंगे, जो कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम आर्टिकल से ही जुड़े हुए हैं वो उनको भी कराएंगे। ठीक है, तो आज ज़्यादातर हमने कंप्लीट ही कर लिया है, बट आगे आने वाली वीडियोस में भी हम देखेंगे कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बचे हुए हैं 300 प्लस वाले, 300 के बाद जो आर्टिकल्स आते हैं उनमें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।